अब जब हमें ये पता चल चुका है कि साइक्लोन वाइपर जो है इंडिया में गुजरात से टकराएगा और कराची में इसके असरात सिर्फ बारिश और तेज़ हवाओं की सूरत में ही होंगे, तो एक बहुत अहम सवाल उठता है। हर कुछ सालों में बुरी अरब में एक ख़तरनाक साइक्लोन बनता है जो कि कराची के करीब आता रहता है, मगर जब फासला सिर्फ चंद 100 किलोमीटर का रह जाता है तो फिर या तो ये मशरक़ में इंडिया की तरफ या मगरब में ओमान की तरफ चला जाता है। क्या रिकॉर्डेड हिस्ट्री में कभी पाकिस्तान और मोर स्पेसिफिकली कराची में कोई साइक्लोन आकर टकराया है, और अगर हाँ तो इससे क्या क्या तबाही हो चुकी है। सबसे पहले साइक्लोन की थोड़ी वजाहत कर लेते हैं और इनमें और सुनामी में फ़र्क को समझ लेते हैं। तो साइक्लोन, हैरिकेन और टाइफून ये सब एक ही होते हैं, बस मुख्तलिफ इलाकों के केस इनके मुख्तलिफ नाम पड़ चुके हैं। अटलांटिक ओशन में बनने वाले समुद्री तूफ़ानों को हैरिकेन के नाम दिया जाता है, यानी कि अमेरिका और आसपास टकराने वाले तूफ़ान हैरिकेन के नाम से जाने जाते हैं। बहरे काहिल में बनने वाले यानी कि जापान वगैरह से टकराने वाले तूफ़ान टाइफून कहलाते हैं, और जो बहरे हिंद में बनते हैं और जुनूब मशरक़ी एशिया जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और ओमान वगैरह शामिल हैं, इनसे टकराने वाले समुद्री तूफ़ानों को साइक्लोन का नाम दिया जाता है। तो अब जब हमें ये पता चल चुका है कि साइक्लोन, हैरिकेन और टाइफून सब एक ही होते हैं, तो हम ये समझ लेते हैं कि ये बनते कैसे हैं, ये इनकी क्या क्या इकसाम होती हैं, क्या क्या कैटेगरीज होती हैं, और जब ये टकराते हैं तो उनके असरात क्या होते हैं ज़मीन पर रहने वालों के लिए। तो सबसे पहले किसी भी साइक्लोन को बनने के लिए कई चीज़ों का होना ज़रूरी होता है, जैसा कि हवा में नमी का ज़्यादा होना और दर्जे हरारत का कम अज़ कम 26.7 सेंटीग्रेड होना। इसी वजह से ज़्यादातर गर्मियों के मौसम में ही इक्वेटर के पास वाले इलाकों में साइक्लोन बनते हैं। तो जब सूरज की तपिश समुद्र पर पड़ती है तो पानी इवेपोरेट होकर आसमान की जानब चल पड़ता है। साइक्लोन के लिए तेज़ हवा का होना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे इवेपोरेशन और ज़्यादा होती है। वाटर वेपर्स के साथ साथ गर्म हवा भी ऊपर की तरफ बढ़ती रहती है, और इसकी जगह ठंडी हवा ऊपर से जो ठंडी हवा होती है वो आगे ले लेती है गर्म हवा की जगह नीचे। जब गर्म हवा ऊपर जाती रहती है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता रहता है, जिससे हवा की रफ्तार तेज़ हो जाती है। इसके अलावा साइक्लोन को बनने के लिए कई तरफ से हवाओं का आना भी ज़रूरी होता है। जो कि हमारे वाटर वेपर्स ऊपर जा रहे थे वो बादल बन जाते हैं, और मुख्तलिफ सिमतों से आने वाली हवाएं जो है वो एक जगह आके शामिल हो जाती हैं और गोल गोल घूमना शुरू हो जाती हैं। तो किसी भी तूफान को साइक्लोन कहलाने के लिए कम से कम 74 माइल्स पर आवर या फिर 119 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवा का चलना ज़रूरी होता है। इससे कम अगर हवाएं चलेंगी तो इस तूफान को ट्रॉपिकल स्टॉर्म का नाम दे दिया जाएगा। जब बादल हवाओं के साथ गोल गोल घूमना शुरू होते हैं तो इस दायरे में बीच में एक छोटा सा सुराख सा होता है। ये अमूमन 30 से 50 किलोमीटर तक का होता है और किसी भी साइक्लोन का सबसे कम खतरनाक हिस्सा होता है। इसको कहते हैं तूफान की आई आँख, जहाँ बादल जो है बिल्कुल नहीं होते, हवाएं भी बहुत ही कम होती हैं और बारिश भी ना होने के बराबर होती है। अब सुनने में तो साइक्लोन का सबसे महफूज हिस्सा लग रहा है और ऐसा होता भी है, मगर इसकी गिर्द होती है आई वॉल। ये खतरनाक तरीन बादलों की एक दीवार सी होती है जहाँ हवा सैकड़ों किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही होती है, और यहाँ बारिश भी सबसे ज़्यादा होती है। जितने आई से दूर जाते रहते हैं उतना मौसम जो है वो बेहतर होता रहता है। साइक्लोन हवा के साथ साथ में सफ़र तय करते हैं, उनकी रफ्तार काफ़ी आहिस्ता होती है, 30 से 40 किलोमीटर पर आवर के आसपास, यानी कि हुसैन बोल्ट आराम से साइक्लोन को रेस में हरा सकता है। साइक्लोन्स को 5 कैटेगरी में बांटा जाता है। कैटेगरी 1 सबसे कमज़ोर होते हैं और कैटेगरी 5 सबसे खतरनाक। आप वीडियो को रोक कर स्टार्ट को पढ़ सकते हैं। अभी बार जो है ना कैटेगरी 3 साइक्लोन की शक्ल इख्तियार कर ली थी, मगर टकराते वक्त ये कैटेगरी 2 का हो चुका था। अभी भी जान लेते हैं कि साइक्लोन्स का नाम कौन रखता है। गुलाब, कियार, टकटाई, शाहीन और बिपर जो है ये पिछले ही 5 सालों में अरेबियन सी में आने वाले कुछ साइक्लोन्स के नाम हैं। इससे ये तो जाहिर हो जाता है कि ये सब नाम किसी एक मुल्क ने नहीं रखे। तो इंडियन ओशन में आने वाले साइक्लोन्स के नामों के लिए 13 ममालिक अपनी तजवीज़ देते हैं। इनके अपने कवायद होते हैं, जैसे कि ये नाम छोटे और बोलने में आसान होने चाहिए, सियासी और मजहबी तौर पर न्यूट्रल होने चाहिए और किसी भी गिरोह के खिलाफ नहीं होने चाहिए। 2020 में एक टेबल बनाए गए थे जिसमें हर मुल्क ने यानी कि 13 मुल्क ने 13 नामों की तजवीज़ दी थी। इनमें से सारे ममालिक के नामों को अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखा गया था और फिर इन सब के नामों का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें जो पहला कॉलम है इसके सारे नाम इस्तेमाल हो चुके हैं, और बिपार जो है दूसरे कॉलम का पहला नाम है जिसकी तजवीज़ जो है वो बांग्लादेश ने दी थी। तो हम नामों पर बहुत बात कर ली, ये समझ लेते हैं कि ये ज़मीन पर रहने वालों के लिए क्या क्या मुसीबतें लेकर आते हैं। तो सबसे पहले आंधी। जाहिर सी बात है सैकड़ों किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलने वाली हवाओं से कितना नुकसान होगा। कभी कभार तो उनसे टॉर्नेडोज भी बन जाते हैं, और क्योंकि ये आई वॉल साइक्लोन की सबसे खतरनाक जगह में बनते हैं जहाँ के बारिश इंतहाई तेज़ हो रही होती है, उन टॉर्नेडोज़ को ट्रैक करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा होता है स्टॉर्म साइज, जो कि सतह समुंदर में फ़ौरन बढ़ने को कहते हैं। इसकी वजह से जो सैलाबी रेले आते हैं उन्हीं से सबसे ज़्यादा अमवात होती हैं। और जब अमवात की बात हो ही रही है तो ये भी जान लेते हैं कि सबसे डेडली साइक्लोन 1970 में ईस्ट पाकिस्तान में आया था, जिसमें अंदाज़न 3 से 5 लाख लोग मरे थे। दूसरा भी 1991 में बांग्लादेश में आया था, बल्कि टॉप 10 में से 8 बांग्लादेश में आए थे, जिनमें से 4 अंग्रेज़ों के ज़माने में, 3 जब वो पाकिस्तान का हिस्सा थे और 1 अलहदगी के बाद। कराची में तकरीबन हर साल ही सुनते हैं कि साइक्लोन फना आने वाला है और बस फिर वो इंडिया या ओमान की तरफ मुड़ जाता है। बल्कि कराची की तारीख में सिर्फ इक्का दुक्का ही ऐसे वाक़यात मिलते हैं जहाँ कोई समुद्री तूफान शहर से आकर टकराया हो। सबसे पहले तो 1945 में, जब शहर की आबादी थी ही सिर्फ चंद लाख, एक सुनामी शहर में आया था। सुनामी और साइक्लोन में फ़र्क ये होता है कि सुनामी ज़्यादातर ज़लज़ले की वजह से आता है। समंदर में इसमें बनने वाली लहरें जो हैं वो बहुत छोटी होती हैं और मतलब नोटिसेबल भी सही तरह से नहीं होती, मगर ज़मीन की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ती है। कभी कभार तो इनकी रफ्तार जो है
950 किलोमीटर पर आवर तक हो जाती है। अब इसके अलावा जब जैसे जैसे ज़मीन की तरफ आती रहती है, इनकी न सिर्फ स्पीड बढ़ती है बल्कि इनकी जो है हाइट जो है, इनकी ऊंचाई भी जो है वो बढ़ती रहती है, हत्ता कि 100 फीट तक की हो जाती है कभी कभार तो ये। और ये ज़ाहिर सी बात है डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा बड़ा सिलसिला आया था। और उसके अलावा ये जो लहरें हैं सुनामी की, ये आम लहरों की तरह इस तरह नहीं कि वो जो है गिर के ख़त्म हो जाती हैं, बल्कि वो बिल्कुल एक समुंदर और पानी की दीवारों की तरह आती हैं और अपने सामने आने वाली हर चीज़ को तबाह कर देती हैं। कराची में हुआ था कि रात के 4 बजे एक मैग्नीट्यूड 8.1 का ज़लज़ला रिकॉर्ड किया गया था। फॉर रेफरेंस, चंद महीने पहले जो ज़लज़ले से तुर्की और शाम में 60,000 लोग जाम बहक हुए थे, उसका मैग्नीट्यूड 7.8 था। ये ज़लज़ला इतना ताकतवर था कि इसके असरात पूरे इंडिया पार कलकत्ता तक में महसूस किए गए थे। इससे जो सुनामी की लहरें बनी थी वो 40 फुट तक चली गई थी, मगर कराची में ही 7 फुट तक ही रही थी। फिर भी 4,000 लोग इससे जाम बहक हुए थे। इसके अलावा 1965 में एक तूफान से कराची में 10,000 अमवात हुई थी। हुआ यह था कि 8 दिसंबर को एक साइक्लोन केरला के पास बना था। जैसा कि हम पहले वीडियो में समझ चुके हैं कि साइक्लोन का गर्मी से डायरेक्ट ताल्लुक होता है। दिसंबर में साइक्लोन का बनना जो है बहुत अजीब सी बात। खैर 12 दिसंबर तक साइक्लोन खत्म हो गया था, उसको ट्रैक करना भी छोड़ दिया गया था। मगर फिर हुआ ये कि 3 दिन बाद 15 दिसंबर को साइक्लोन कराची में लैंडफॉल करता है और 10,000 लोग नतीजतन मारे जाते हैं। अब नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी NDMA के मुताबिक ये एक विंड स्टॉर्म था, साइक्लोन नहीं, लेकिन जो भी था वो ये मानते हैं कि 10,000 अमवात ही हुई थी। वह साइक्लोन के रेमनेंट्स बचे कुछ बादल भी काफ़ी नुकसानदेह हो जाते हैं, जैसे कि 1969 में जब अमेरिका की स्टेट वर्जीनिया में उन्हीं बचे कुछ बादलों से 700 के करीब मिलीमीटर बारिश हुई थी और 150 लोग मारे गए थे। इसके अलावा 1993 में एक साइक्लोन से 600 से ज़्यादा लोग जाम बहक हो गए थे। और फिर सिर्फ 6 साल बाद 1999 में पाकिस्तान की रिसेंट हिस्ट्री का सबसे मौलिक साइक्लोन आया था, जिससे ना सिर्फ 6,200 से ज़्यादा अमवात हुई थी बल्कि मुतासरा इलाकों में 70% चावल और गंदम की फसलें भी तबाह हो गई थी। इन दोनों साइक्लोन्स का निशाना ठट्टा और बजीन के डिस्ट्रिक्ट्स ही बने थे। फिर 2007 में एक ही साल में 2 साइक्लोन्स आके टकराए। पहले जून के शुरू में एक कैटेगरी 5 साइक्लोन, जो कि बहरीया अरब का सबसे ताकतवर तरीन साइक्लोन था, ओमान से टकराया। इसका ज़्यादातर असर ओमान और यूएई पे पड़ा, मगर पाकिस्तान में भी इससे बारिशें वगैरह हुई। वैसे ओमान और यूएई में इसने कुल मिलाकर $4.5 अरब का नुकसान किया और 80 अमवात का भी जिम्मेदार था। इस साइक्लोन से तो पाकिस्तान में कोई ख़ास नुकसान नहीं हुआ था, मगर फिर जून ही के आखिरी दिनों में पसनी के पास एक और साइक्लोन आके टकराया। इससे कराची में सिर्फ 43 मिलीमीटर बारिश और 50 किलोमीटर फी आवर की रफ्तार से हवाएं चली, मगर असल नुकसान बलूचिस्तान के साहिली इलाकों पर हुआ, जहाँ पे अंदाज़न 720 लोग जाम बहक हुए। इसके बाद पाकिस्तान में ऐसा कोई साइक्लोन नहीं आया जिससे इतना ज़्यादा कोई नुकसान हुआ। तो शायद ये कहना गलत ना हो कि कराची में रिकॉर्डेड हिस्ट्री में कोई भी साइक्लोन सही तरह से आगे नहीं टकराया। और जितना हम देखते हैं इन साइक्लोन से नुकसान होता है, तो ये अल्लाह का हम सब के ऊपर बहुत बड़ा एहसान है।